अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम मौजूद है आज बालाई सिंध के इलाके घोटकी में। और जीवन शाह का ये इलाका है, नवाही इलाका, जहां पर इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी हंगामा खेजी हम देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस को इत्तला मिली है डाकुओं के हवाले से और ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और हम लोग की टीम भी आज इस ऑपरेशन का हिस्सा होगी, इनके साथ होंगे, हर खतरे में इनके हम साथ होंगे, शाना बशाना होंगे। और तैयारियां क्या हैं ये भी आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे ऑपरेशन होगा साथ साथ हम आपको तमाम मनाजिर भी दिखाते रहेंगे। अब्दुल मजीद साहब हैं, इंचार्ज हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब्दुल मजीद साहब, क्या इत्तला मिली आपको और क्या करने जा रहे हैं? हमारे कच्चे में कुछ इतला है कि कोई इनामी याफ्ता डाकू कुछ है, कोई एक्टिव हुए हैं। अच्छा, तो उनके खिलाफ अरेस्ट करने जा रहे हैं। तैयारी पूरी है? जी तैयारी पूरी। ये सारे जवान जी जाएंगे? जी सारे। हमारी जो है आपके साथ शमूलियत होगी, इसमें कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है। चले आप बताएं जी, जवानों सारे आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? कोई डर वर तो नहीं है? कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? बेशक कोई खौफ नहीं। मुकाबला करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम। हाँ, बिल्कुल मुकाबला। ठीक है, इनके जवान हैं, हौसले, हमारे भी हौसले बुलंद हैं। और ये सारी गाड़ियां आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ। कच्चे का इलाका है, जंगल का इलाका है, जहां पर ये डाकू मौजूद हैं और कुछ भी हो सकता है। उनकी तरफ से किसी तरह की भी मुज़ाहमत हो सकती है, ये बात ज़हन में रखिए। ये कोई फिल्मी ऑपरेशन नहीं, ये असली ऑपरेशन है और इसका हिस्सा बनने जा रही है हम लोग की टीम भी। और इन जवानों जो ये खतरा हर रोज महसूस करते हैं, आज उसी खतरे का हम भी एहसास करेंगे, हम भी वो महसूस करेंगे। ये सारी गाड़ियां इस वक्त तैयार हैं, एपीसी मौजूद है और बाकी भी जो इनकी पुलिस की गाड़ियां हैं, इनकी नफरी है, पूरी तरह से तैयार है, असला इनके पास रेडी है और हम भी इस ऑपरेशन में इनके साथ होंगे। आज हम लोग की टीम आपको ये ऑपरेशन लम्हा बलम्हा दिखाएगी, आप तक सारे मनाजिर पहुंचाएंगे और उन डाकुओं के खिलाफ ये लड़ने जा रहे हैं, एक तरह से जिहाद करने जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये उसमें फतह याब हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो नाज़रीन, हम ऑपरेशन के लिए रवाना हो रहे हैं, आपकी दुआएं चाहिए और अल्लाह ताला खैर करेगा। देखते हैं वहाँ पर क्या हालात हैं जो इनका हमें सामना करना पड़ेगा। एपीसी में मुझे सवार करवाया गया है और पूरा अपनी जो हिफाजत का इंतजाम है वो मुकम्मल रखा गया है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। नाज़रीन, हमारा सफर शुरू हो चुका है। कच्चे के इलाके की तरफ हम जा रहे हैं, जहां इन डाकुओं के होने की इत्तला मिली है और कच्चे के इन डाकुओं के खिलाफ पक्का ऑपरेशन करने के लिए आप देख सकते हैं सामने भी एक गाड़ी जिसमें सारे जवान सवार हैं और इस एपीसी में मुझे बिठाया गया है और गोलियों के साए में मैं इस वक्त सफर कर रहा हूँ। और ये अंदर बिल्कुल एक टैंक जैसा माहौल महसूस हो रहा है मुझे। पूरी हिफाजती तदाबीर तो की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ा खतरा है क्योंकि ये डाकू बहुत खतरनाक है। कितनी तादाद है इस बारे में अंदाजा नहीं है, अलबत्ता इनाम इन पर रखा गया है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि किस कदर खतरनाक डाकू हैं कि इनके सरों पर इनाम भी मुकर्रर है। बहरहाल हमारा सफर जारी है और वहां तक ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, कच्चा रास्ता है, कोई पक्की सड़क यहाँ पर नहीं जाती है। जंगल के अंदर हमने जाना है, इन डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन होगा और तमाम तर मनाजिर आपको हम दिखाते रहेंगे। अब हम एक इंतहाई सुनसान इलाके में दाखिल हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ना बंदा ना बंदे की जात और किस तरीके से छोटा सा एक रास्ता है, कच्चा रास्ता है, दरख्त ही दरख्त हैं, खतरा कहीं भी हो सकता है, कहीं भी लोग, क्योंकि इन लोगों को खुद भी नहीं पता कि ये लोग डाकू कहाँ कहाँ छुपे होते हैं। बहरहाल यहाँ पहुँचे हैं और मेरा ख्याल है कि यहीं पर ही ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि यहीं पर शायद इत्तला है उन लोगों के छुपे होने, क्योंकि पुलिस ने पोजीशनें संभाल ली हैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ जिस जगह पे ऑपरेशन होना है, जहाँ पे डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, फायरिंग शुरू हो चुकी है और ये देखिए डाकुओं की मौजूदगी की यहाँ पर इत्तला है और पुलिस की तरफ से फायरिंग का भी आगाज हो गया है। पूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये पुलिस आगे पहुंच चुकी है और आगे फायरिंग की आवाज आपको आ रही है। लगता है डाकू की जानिब से भी फायरिंग की जा रही है, जवाबी फायरिंग, और पुलिस के जवान आगे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें हिदायत दी है कि पीछे रहें,
एहतियात बरतें, लेकिन हम एहतियात के साथ ही आगे जा रहे हैं। और नीचे रहते हुए ये आप सुन रहे हैं फायरिंग की आवाज़, फायर किए जा रहे हैं। जंगल है ये पूरा और काफ़ी सुनसान इलाका है, कच्चे का इलाका इसी को कहा जाता है। अगर आप सामने मेरे देख सकते हैं, उस जगह पर बताया जा रहा है कि डाकू हैं, छुपे हुए हैं और इधर से पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे अगर कैमरामैन दिखा सके, हम कोशिश कर रहे हैं कि पीछे रहें और छुप कर रहें, लेकिन आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ। ये देखिए, ये इस तरफ पुलिस वाले आगे मौजूद हैं और फायर किए जा रहे हैं इन डाकुओं पर। डाकुओं की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की जा रही है। ये आप सुन सकते हैं। इस वक्त पूरे इलाके में फायरिंग हो रही है और हमें हिदायत की गई है कि पीछे रहा जाए, बैठे रहें, क्योंकि जितना नीचे रहेंगे उतना इन फायर से महफूज रहेंगे। मैं बिल्कुल देख सकता हूं यहाँ पुलिस के जवान हैं और फायरिंग कर रहे हैं और डाकू की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की जा रही है। शायद उनको इत्तला मिल गई थी या कोई और वजह है। बहरहाल पुलिस अपना काम जांफिशानी से कर रही है। सिंध पुलिस को दाद देना होगी। और ये मेरे कैमरा में दिखा सके सामने, अगर ये खेमा है, यहाँ पर शायद डाकू रह रहे थे और अब यहाँ पुलिस को देखकर यहाँ से भाग गए हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये डाकू का भैया, ये एक डाकू है। ये डाकू है जो कि मोर्चा संभाले बैठा है, पोजीशन संभाले बैठा है और पुलिस ही इसको घेरे में ले रही है। हम काफ़ी यहाँ फासले पर हैं और इस डाकू को पुलिस ने घेरे में ले लिया है। इसकी तरफ से फायरिंग की जा रही थी और पुलिस के जवान आगे बढ़ रहे हैं, पोजीशनें संभाले हुए हैं और इसे बार बार ये कहा जा रहा है कि ये हथियार डाल दे। इसे घेरे में ले लिया गया। ये एक शख्स है, इस डाकू को पकड़ा गया है। इस डाकू ने हथियार डाल दिए और ये इस शख्स को पकड़ लिया गया। हथियार देने पर अभी भी राजी नहीं हो रहा है ये शख्स। नाज़रीन, ये 3 डाकू हैं जिन्हें पकड़ा गया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, इनसे असलाह भी बरामद कर लिया गया है। हाथ उठाए ये आ रहे हैं। ये वही डाकू जो कुछ देर पहले यहाँ फायरिंग कर रहे थे पुलिस पर। ये फायर खोल दिया था इन्होंने, लेकिन पुलिस के जवानों ने इन्हें पकड़ लिया है। बड़ी अच्छी बात जो है वो ये है कि इन्हें बगैर हलाक किए या बगैर जख्मी किए पकड़ा गया है। इन डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है, अभी लाया जा रहा है। ये कुल 3 ही शायद डाकू थे। मैं बहरहाल तस्दीक करता हूँ इस बात की। पुलिस के जवानों ने इन्हें पकड़ लिया, इनसे असलहा भी बरामद कर लिया गया है और पूछते हैं जी, ये कुल 3 डाकू थे यहाँ पर? सिर्फ जी 3 थे, बिल्कुल 3 डाकू थे। तो इन्होंने फायरिंग की आपके पर? जी फायरिंग की। कोई जवान जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, जख्मी नहीं हुआ कोई। मैं खैर वाफियत से रहे सारे? जी बिल्कुल। तो ये बताएगा कि असला भी बरामद हुआ इनसे? इनसे 3 क्लाशकोफ है। ये इस जगह, ये जो टेंट है, यहाँ पर रह रहे थे क्या, खेमे में? जी इसी में रह रहे थे और छपरा वगैरह बनाए हुए इन्होंने। आप यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ? मतलब इन्होंने देखा, आपको फायर किया या आप लोगों की तरफ से पहले फायर खोला गया? नहीं, पहले उन्होंने किया। उन्होंने फायर किया। तो किस तरह स्ट्रेटेजी क्या बनाई? इनको घेरे में लिया गया? हमने घेरे में लिया। अच्छा चले ठीक है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये खेमा है। अब चूंकि ये 3 डाकू थे बताया जा रहा है, इसलिए अब किसी हद तक हम मुतमईन हैं और महफूज तस्वुर कर रहे हैं, क्योंकि 3 डाकुओं को तो पकड़ लिया गया है। इनकी तादाद 3 ही बताई जा रही है। ये वो खेमा है, आप देख सकते हैं। ये जंगल है और यहाँ ये अपनी हिफाजत से रह रहे थे। यहाँ खाने पीने का जो भी इंतजाम है इनका वो कर रहे होंगे। ये खेमा है। सिगरेट की डबियाँ भी यहाँ पड़ी हुई हैं। यानी पूरा यहाँ पर इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ था घर का जैसा, और ये मोर्चा बना रखा था। ये नाज़रीन, ये देखिएगा, ये मोर्चा बना रखा है। ये खोद कर मोर्चा बनाया हुआ है जहाँ से ये इसकी ओट में लेकर फायरिंग किया करते थे और अगर पुलिस आती थी तो उन पर भी फायर खोला करते थे। लेकिन आज पुलिस ने जो ऑपरेशन किया बड़ी कामयाबी के साथ तो किया। पूरी प्लानिंग इसके पीछे थी। इनको इत्तला थी कि यहाँ पर डाकू छुपे हुए हैं। तादाद के बारे में कोई श्योरिटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस यहाँ आई और इन्हें पकड़ा गया। ये अच्छी बात है कि कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई हलाक नहीं हुआ और पुलिस की तरफ से भी किसी जवान की कोई शहादत की कोई इत्तला नहीं है। तो खुशाइंदा ऑपरेशन है। अच्छी बात है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिंदा गिरफ्तार किया गया। इनकी अब शनाख्त होगी, जो इनसे असला बरामद किया गया वो भी दिखाया जाएगा और हम भी ये कोशिश करेंगे कि इनसे बात कर सकें, इन डाकुओं से, इनसे भी जान सकें। पूरा ये जंगल है, पूरा सुनसान इलाका है और यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है किसी शख्स को तलाश करना, किसी शख्स को पकड़ना, लेकिन पुलिस ने ये कामयाब कार्रवाई की है और बड़ी जांफशानी के साथ यहाँ पर ये ऑपरेशन करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। 3 डाकू हैं। ये वो 3 दरिंदे हैं जो कि लोगों को लूटते थे, उनको पैसे की खातिर मारते थे
और दीगर जराइम जो है वो करते थे। इन तीनों अफराद को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जो असलहा इनसे बरामद किया गया है ये वो असलहा है। नाज़रीन, कुछ देर पहले ये लोग इसी असलहे से पुलिस पर फायर कर रहे थे, पुलिस को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। हाथ ये खड़े हैं और ये वो दरिंदा सिर्फ लोग हैं जो मासूम लोगों पर फायरिंग किया करते थे, उनकी जान लेते थे, उनका माल लूटते थे। ये असलहा इनसे पकड़ा गया है। अभी आगे भी तलाशी ली जाएगी कहीं और असलहा तो नहीं को था, लेकिन फिलहाल इनसे ये 3 जो गने हैं, ये क्लाशनकोफ है, ये बरामद हुई हैं। और जी ये क्या है जी बताइए? क्लाशनकोफ है G3 जी ये इनसे बरामद हुई। जी। और भी कुछ असलहा छुपाया हुआ था इन्होंने या सिर्फ यही है इनके पास? अभी वो चेक कर रहे हैं, हम तलाशी ले रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं। आप बताइएगा जी इस ऑपरेशन के बारे में, किस तरह आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई? जैसे हम उतरे थे, इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके मुताबिक हम पहुंच गए हैं। जैसे इनके साथ हमारा मुकाबला हुआ है, मुकाबले के दौरान इनकी गोलियां जो है वो कम पड़ गई। इनको कोई इत्तला हो गई आपके आने की या हमें इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, आप तो इन्फॉर्मेशन की बेस पर आए, क्या इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था? नहीं, बिल्कुल ये अपने ठिकाने पे मौजूद थे, ये अपने को महफूज समझ रहे थे, अपने महफूज समझ रहे थे और ये अपने ठिकाने पे थे। तो आपको ये कंफर्म है कि 3 लोग ही थे? बिल्कुल 3 लोग थे। अभी इनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थाने पे लेकर इनसे पूछताछ करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आगे उसको पुलिस के जवान महफूज है इंशाल्लाह। ये बड़ा खतरनाक इलाका है, बिल्कुल खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। ये गुड शहर का इलाका है। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं इन्होंने ये जो कार्रवाई की है, हम इन्हें सलूट पेश करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इस बात को जहन में रखना कि आगे कोई कितने ही लोग हों, वहाँ पर फायरिंग भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, किसी भी रद्दअमल की तवक्को की जा सकती है। लेकिन इनकी तरफ से अपनी जानों को हथेली पर रखकर ये जवान यहाँ पहुंचे हैं, इन्होंने ऑपरेशन किया। आपको याद दिलाना चलो कि कुछ अर्सा पहले हमने शिकारपुर के कच्चे इलाके में भी ऑपरेशन किया था और आप तक मनाजिर में दिखाए थे। आज का ऑपरेशन कुछ इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ये इलाका थोड़ा सा मुख्तलिफ है और यहाँ पर इन लोगों ने जिस तरह से जवाबी फायरिंग की, इनको पकड़ा गया, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ घेरा डालकर इन 3 अफराद को, इन तीनों को पकड़ा गया है। और अगर इन्हें ना पकड़ा जाता तो हो सकता है ये और भी लोगों को नुकसान पहुंचाते, खुद पुलिस पर भी जिस तरह से इन्होंने फायरिंग की, कोई ये इनसे किसी भी सलूक की तवक्को की जा सकती है। और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, शनाख्त इनकी की जाएगी और असलहा मजीद तलाश किया जाएगा कि कोई असलहा तो नहीं है, और तलाशी ली जाएगी इस पूरे इलाके की, सिक्योर किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से पुलिस रवाना होगी। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोटकी से हमारे नुमाइंदा इमरान आसिफ साहब के साथ, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर कब से ये कारोबार चल रहा था और पुलिस क्या क्या कारकर्दगी दिखा रही है। इमरान साहब ये बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर लोगों का जीना हराम किया था इन डाकुओं ने और अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, कितना फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, ये जो कारोबार था इसको हम कहें कि ये एक 10, 15, 20 साल से ये जो है कारोबार जो चल रहा था और अब कुछ माह से, मतलब 5, 8 या 10 माह से पुलिस का काफ़ी जो है इनके ऊपर प्रेशर आया है, जिसकी वजह से ये लोग जो है अब बहुत कम तादाद में हो गए हैं, लेकिन इस वक्त भी ये यहाँ पर मौजूद है। जो आज डाकू पकड़े गए हैं ये एक हमारे ज़िले में खौफ की अलामत समझे जाते थे। तो ये दिन दिहाड़े यहाँ पर लोगों को लूट लिया करते थे, अगवा कर लिया करते थे, अगवा बराए तावान की खुली वारदातें किया करते थे। लेकिन इस वक्त जो है घोटकी पुलिस का काफ़ी इनके ऊपर जो है असर हो गया है और इस वक्त जो है इनकी तादाद कम है, लेकिन इस वक्त भी ये मौजूद। तो आवाम ने कुछ सुख का सांस लिया? आवाम ने बिल्कुल जो है सुख का सांस लिया है, क्योंकि पहले यहाँ पर ट्रैवलिंग के हवाले से दिन दिहाड़े कोई नहीं कर सकता था, लेकिन अब काफ़ी हद तक बेहतरी आई है और बंदे शाम को भी जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बाज़ारों से ख़रीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये कच्चे के एरिया तक महदूद होकर रह गए हैं, ये पक्के में या शहरों में नहीं आ सकते। इस वक्त भी हम कच्चे के रौंती के थाना पर मौजूद हैं और हमने कच्चे में ऑपरेशन किया, तो पक्के के जो लोग हैं वो बिल्कुल उन्होंने सुख का सांस लिया है और अपने काम जो है उनको सही तरीके से ये क्या गिरोह की शक्ल में ये लोग रहते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं अपनी जो डाकू हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक गिरोह की सूरत में यहाँ पर रहते हैं और इनके खानदान होते हैं। जी बिल्कुल, इनकी पूरी टोलियाँ बनी हुई होती हैं, जैसे कि कुछ का ताल्लुक बलोचिस्तान से होता है, कुछ का पंजाब से होता है। जब यहाँ ऑपरेशन होता है तो ये पंजाब में भाग जाते हैं, जब वहाँ ऑपरेशन होता है ये बलोचिस्तान में, तो इनकी एक गैंग बनी हुई है। लेकिन इस वक्त जो है ये इनकी गैंग आखिरी जो है ना सांसें ले रही है। ठीक है, इमरान आसिफ हमारे नुमाइंदे हम बता रहे थे कि इनकी गैंग आखिरी सांस ले रही है और ये बड़ी लम्हा फिक्री है ये बात कि अगर यहाँ ऑपरेशन होता है तो ये लोग जनूबी पंजाब मूव कर जाते हैं। ये मुख्तलिफ जो कच्चे का इलाका है, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ है सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में, तो ये ट्रैवल करते रहते हैं, जुड़े हुए हैं ये सारे इलाके आपस में, तो ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं, बचते रहते हैं पुलिस से। लेकिन अब बड़ी खुशाइन बात है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, इन्हें महदूद किया जा रहा है
और उम्मीद है कि वो भी दिन जल्द आएगा जब इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, चंद घंटे पहले पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में 3 डाकुओं को पकड़ा गया। असलहे समेत उन्होंने सरेंडर किया और ये असला इस वक्त इस टेबल पर पड़ा हुआ है, मौजूद है। चूंकि ये तादाद में कम थे, बकिया साथी इनके यहाँ नहीं थे, इस वजह से असलहे की तादाद भी कम है और यही एक वजह बताई जा रही है कि शायद इन्होंने सरेंडर भी किया, वरना कोशिश इन्होंने पूरी की थी, फायरिंग इन्होंने पूरी की थी, भरपूर की थी पुलिस के जवानों पर, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जवान जख्मी नहीं हुआ। ये कामयाब ऑपरेशन है और सारा जो सहरा है वो इस पूरी टीम के सर जाता है। थाना इंचार्ज से मैं बात करता हूँ, अब्दुल मजीद साहब से, इनसे जानते हैं कि अभी तक जो तफ्तीश इन्होंने की है इब्तदाई तौर पर क्या बात सामने आई है। अब्दुल मजीद साहब, इनसे पूछगछ जो की गई इब्तदाई तौर पर क्या बात सामने आई है और बकिया साथी इनके क्या फरार हो गए थे? बकिया साथी इनके आज मौजूद नहीं थे इधर, लेकिन ये 3 है, अपना हुसैन बख्श उर्फ हुरे बंगलानी है और मिस्री सुंदरानी और हमारा तीसरे अकबर उर्फ अक्कू अच्छा ख्वारो। ये तीनों पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 20-25 केसेस हैं इनके ऊपर और 5 लाख इनामी याफ्ता तीनों। अच्छा, मजमूई तौर पर 5 लाख या 5-5 लाख? 5-5 लाख तीनों पे। अच्छा जी, जुदा जुदा। तो इसका मतलब है कि आज 15 लाख की जो है वो कमाई एक तरह से की है। जाहिर है ये इनाम पुलिस में तकसीम होगा ना। बिल्कुल, तो पुलिस में और ये बड़ी अच्छी बात है। उसकी वजह ये कि अगर ये इनाम पुलिस के जवानों को मिलेगा, बराबर तकसीम होगा, तो इससे इनके हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है अपनी जान हथेली पर रख कर इन डाकुओं का मुकाबला करना, कच्चे के इलाके में जाना, कहीं से भी कोई गोली आ सकती है, इनको चाट सकती है। हमें इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनाई हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि इनके सीने खाली थे और ये बड़ी बात है। इस पर खराज तहसीन इनको पेश करते हैं। अच्छा, ये बताएगा ये जो असलहा, ये एक तो बताइए कौन कौन सा असलहा है, क्या क्या इसमें शामिल है? ये 2 क्लाशनकोफ है हाँ। और 1 G3 है इसमें। अच्छा, 2 क्लाशनकोफ, 1 G3। तो जी। इनसे जो पूछताछ आपने की है, बकिया साथियों के उन्होंने कोई पते वगैरह भी बताए हैं, कोई इनकी शनाख्त भी की है? या अभी मजीद इसमें अभी तफ्तीश हम कर रहे हैं कर रहे हैं? जी, करेंगे इनसे भी। ठीक है, ठीक है। राजन, 3 लोगों को पकड़ा गया है, 3 डाकुओं को पकड़ा गया है। इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ और नाम जो है वो बता दिए हैं अब्दुल मजीद साहब ने, लेकिन इनसे जानते हैं कि कब से ये काम कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? नाम मिस्री सुंदरानी। ये बताओ, कब से ये डाके और बाकी जो काम है, गवा वगैरह तावान, जो दीगर वारदातें तुम लोग करते हो, कब से कर रहे थे काम? ये तकरीबन 10-12 साल हो गए। पुलिस वाले भी मारे हैं? हाँ, पुलिस वालों को भी मारा है, अगवा भी किया है? अगवा भी किया है। क्या क्या करते थे, क्या क्या जराइम करते थे? डाका, मानव वगैरह करते थे। क्यों, कोई ढंग का काम क्यों नहीं किया? कोई मुलाजमत, कोई काम, कोई कारोबार? बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ, बच्चों को भी ये हराम खिलाते थे? बिल्कुल। कभी शर्म नहीं आई इस बात की कि मतलब अब तो पकड़े गए हो, कोई अभी भी एहसास हो रहा है या नहीं अपने गुनाहों का? अभी ऐसा हो रहा है। अभी एहसास हो रहा है? हाँ। अगर छोड़ देते हैं तो काम ये छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। ये पकड़े जाने के बाद ये सारे जो मुल्जिमान हैं उनकी टोन बदल जाती है और वो शराफत का लिबादा ओढ़ लेते हैं। ये एक मुश्तरक है तमाम मुल्जिमान में, ये बात तमाम जो जराइम पेशान हासिल है उनमें ये बात मुश्तरक है। तुम्हारा नाम क्या है? अक्कू ख्वारो। अब ये बताओ, तुम कितने अरसे से ये स्क्रो के साथ है? 7-8 साल हो गए। अच्छा, क्या क्या करते हो? बस ये किस्म वारदात पूर करते थे या किसी को अगवा करते थे। अगवा करते थे? अगर कोई अगवा करके तावान नहीं देता था तो उसके साथ क्या करते थे? चलो, ये बस पैसे वैसे लेते थे, गुजारा करते पैसा अगर कोई ना दे तो बस जितने मिल जाते थे मारते देते थे? हाँ। असला कहाँ से लेते हो? असला तो बाहर से लेते हैं। बाहर से लेते हो? यार मतलब ये बताओ कि पुलिस वाले भी तुमने फायरिंग भी अभी आज भी फायरिंग की, अगर पुलिस वाला शहीद हो जाता, इस तरह और भी बहुत सारे पुलिस वालों को तुमने मारा होगा, ऐसा किया? बिल्कुल मारा भी है। मारा है। तो अब क्या करोगे? अब पता है क्या होगा तुम्हारे साथ? कानून तुम्हें सजा देगा जो तुम्हारे जराइम है। कभी सोचा है कि तुम्हारे बच्चों का, बीवी बच्चों का क्या बनेगा? नहीं सोचा तुमने। अच्छा, तीसरे शख्स की तरफ आते हैं। तुम्हारा नाम क्या है भाई? हुसैन बख्श। इतना अच्छा नाम है तुम्हारा, और तुम काम क्या करते हो? तुम्हारी शादी हुई है, बच्चे हैं? जी जी बिल्कुल हैं। बच्चे हैं, उनको क्या करवाते हो? वो भी यही काम करते हैं, लूटने का, लोगों को मारने का? पुलिस ने तंग कर दिया हमें। पुलिस ने तंग किया? जी जी। यानी तुम लोगों को मारो, उनको लूटो, वो ठीक है, पुलिस तो तुम्हें पकड़े तो वो गलत है, पुलिस तुम्हें तंग कर रही है? तंग कर रहे हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं। बच्चों को क्यों पकड़ती है पुलिस? बांध लेते हैं। तुम्हारे काले करतूतों की वजह से पकड़ती होगी ना? जी जी। क्यों नहीं छोड़ देते ये काम? क्या करें, हम मजबूर हैं। मजदूरी करो, खेती बाड़ी करो। तुम्हारा अभी जिस इलाके में तुम छुपे हुए थे वहाँ पे अच्छी खासी फसलें मैंने देखी हैं, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? कोई और काम क्यों नहीं करते? कब से ये काम कर रहे हो? 15-20 साल हुए। 15-20 साल से? जी जी। इतने ही बंदे तुमने मारे होंगे हैं? जी। ऐसा ही है? जी। असला कौन कौन सा तुम्हारे पास? क्लाशनकोफ थी। क्लाशनकोफ है? जी।
अच्छा, ये बताओ कि पुलिस वालों को मारने के अलावा क्या बसें वगैरह भी लूटते हो? नहीं, बस से नहीं बसें नहीं लूटते, छोटे जराइम है ना वो, छोटे बड़े काम करते हो, बड़े कर बंदे मारते हो, जी जी है ना? जी। 3 लोग हैं जी ये, और बड़ी अजीब सी बात है, इनके लहजे में कोई पशेमानी मुझे नजर नहीं आ रही, महसूस नहीं हो रही है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। और मुझे यकीन है इस बात का कि अगर आज भी इन्हें छोड़ दिया जाए, मौका मिले, तो दोबारा यही काम करेंगे, क्योंकि इनके जहनों में सिर्फ और सिर्फ यही बात सवार है कि पुलिस वाले इनके दुश्मन हैं, उन्होंने पुलिस वालों को मारना है, लोगों को लूटना है, इसी हराम के पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करनी है। कोई एहसास नहीं है इन्हें हलाल हराम की, कोई तमीज़ नहीं है। लेकिन इनमें और इन काली वर्दी वालों में फ़र्क ये है कि ये अपनी जान हथेली पर अगर रखते हैं तो आवाम के लिए, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने बच्चों को हलाल रिस्क देने के लिए अपनी जानों को हथेली पर रखते हैं, दांव पर लगाते हैं। और इन लोगों के जहनों पर सिर्फ और सिर्फ पैसा सवार है, इनके दिल स्याह हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हराम माल लूटना और अपने बच्चों को उसी से पालने का ही ये सोचते हैं, और इनके नज़दीक किसी इंसानी जान की कोई कदर व कीमत भी नहीं है। अब कानून इन्हें अब इनके गुनाहों की सजा देगा। इन पर इनाम अगर है तो इससे ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि ये बहुत पाए के मुजरिम हैं, क्योंकि इनाम तभी मुकर्रर किया जाता है किसी भी शख्स पर, किसी भी मुजरिम पर, जब वो बहुत संगीन जराइम में मुलव्वस और पकड़ाई ना दे रहा हो। तो पुलिस जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और आज का ये प्रोग्राम, हम लोग का ये प्रोग्राम, ये एपिसोड जो है हम पुलिस वालों, सिंध पुलिस वालों की इस बहादुरी के नाम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं जराइम का खात्मा करने के लिए, ऐसे ही ये कोशिश जारी रखेंगे और इस इलाके से क्या पूरे मुल्क से इसी तरह जराइम का खात्मा होगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। पुलिस की जांबाज टीम ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 3 डाकुओं को असलहे समेत गिरफ्तार किया। इन डाकुओं ने अरसा दराज से अहले इलाका का जीना हराम कर रखा था। कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान समेत मुतअद्दिद जराइम में मुलव्वस थे। ऐसे ही डाकुओं का शिकार बने एक मजलूम खानदान का इल्म होने पर हम लोग की टीम ने उनसे राब्ता किया और उन पर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनी। नाज़रीन, यूं तो मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन बालाई सिंध में खास तौर पर अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों ने यहाँ के शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। ऐसा एक बदकिस्मत घराना डहरकी का, जिसका नौजवान सिर्फ 19-20 साल इसकी उम्र और दौलत की खातिर इसकी जान ले ली गई। और सुन्नत नबवी पर अमल पैरा ये नौजवान, जिसकी तस्वीर मेरे पास हैं, आप भी देख सकते हैं, ये इसने अभी कुछ देखा ही नहीं था इस दुनिया में, और इसको किस तरह से मौत के घाट उतारा गया, किस वजह से और किसने ये अमल किया, इस बारे में बात करूंगा मैं इनके ख़ानदान से, और इनसे इनका दुख, इनका दर्द जानते हैं। आप वालिद हैं जी काशिफ के, आपका नाम? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद साहब, बताइएगा वाक़या क्या है, तफसील बताइएगा, क्या हुआ था? मेरा बेटा यहाँ से सखर गया, कुछ सामान वगैरह वहाँ सोने का लेने गया था। अच्छा, आप सोने का काम करते हैं? जी, कारोबार सोने का कारोबार है। वहाँ से सोना वगैरह लेके यहाँ आ रहा था, घोटकी से सामान उठाया, फिर वापसी आया, उसने बोला कि मैं भी पहुँचने वाला हूँ। अकेला था? जी, अकेला। अच्छा, ये कितने बजे का वाक़या है? दिन का ये वाक़या है या रात का? दिन का वाक़या, रात तकरीब 7:30 का टाइम था मेरा अंदाजा। शाम को 7:30 का टाइम। फिर क्या हुआ? फिर उसने बोला कि मैं भर चुंडी रोड पहुँचने वाला हूँ, आप मुझे यहाँ से उठा लो। फिर भाई मेरे दोनों गए उसे उठाने, तो मैं भी साथ था। तो उसने उधर एक गाड़ी आई, उसमें उन्होंने पिस्टल वगैरह निकाला, उसके जोर पर उन्होंने फिर उसको अगवा कर लिया। आपकी आंखों के सामने आपके बेटे को अगवा? मेरे सामने बच्चे को उठा गए। फिर हम परेशान हो गए बहुत। आप उन लोगों को पहचानते हैं जिन्होंने अगवा किया? जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आपको कोई फ़ोन आया, कोई कॉल आई? फिर हम भाइयों को बोला है, सारी बिरादरी को इकट्ठा किया, तो ये मसला हो गया हमारे साथ। तो उन्होंने बोला उनका इंतज़ार करते हैं, पुलिस में भी फिलहाल नहीं करते। अच्छा। तो 1-2 दिन इंतज़ार किया। उसके बाद पुलिस वालों ने को पता चला क्या हुआ, तो उन्होंने हमारे साथ तावन किया। अगवा के बाद कोई राब्ता नहीं था आपके बच्चे से आपका, या नहीं। अगवा करने वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता नहीं। कितने दिन बाद राब्ता हुआ?
उनके साथ तो रब्ता नहीं हुआ। रब्ता नहीं हुआ, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, कोई मुतालबा नहीं किया? मेरे बच्चे के पास सोना था, चांदी थी, सिर्फ वो लूटना चाहते थे? वो लूटा उन्होंने। अच्छा। चौथे दिन उसके घर गए तो उसने बोला मुझे वहाँ काम करने से रोकते थे, जुआ खेलने से रोकते थे, जुआ नहीं खेलो डहर की शहर में। ये कौन शख्स है जिसके घर गया? ये खालिद ट्रेली। खालिद। तो आपको अंदाजा था कि उसने अगवा किया है और उसी ने उठाया आपके बेटे? बिल्कुल हाँ। अच्छा। उसके पास उसका साथ तो एक ड्राइवर था, उसका नाम मोहम्मद शरीफ कोबर था। अच्छा, फिर क्या हुआ? डहरपी का है वो यहाँ। मुदीर साहब, ये जो FIR है किसकी मुद्दईयत में दर्ज हुई है? मेरा कज़न है अब्दुल फताह, उन्होंने दर्ज करवाई है। ये साथ बैठे हैं? ये साथ। मैं चाहूँगा पहले जरा इन्हें माइक दीजिए, इनसे हम जानते हैं FIR के बारे में। मतलब साहब, आपने FIR दर्ज करवाई है, किसको नामजद किया और क्यों नामजद किया है? मैंने नामजद किया है खालिद ट्रेली को, जो यहाँ बाजार में काम करता था। उसी बाजार में जहाँ पर कारोबार आपके? बाजार में। अच्छा। और उसके साथ ड्राइवर जो होता था हमेशा के लिए ये कोबर होता था। हम जब भतीजे को लेने गए यहाँ से गाड़ी निकाल के, हम जब वहाँ पे पहुँचे बहुत देर इंतज़ार किया तो बस थोड़ी देर आई, कुछ फरलांग पे गए तो वो कोरे कार एक खड़ी हुई, मौजूद थे वहाँ पे, तो उसमें कार में छुपे बैठे थे। जैसे उन्हें इत्तला कैसे थी कि आपका जो बच्चा है वो सोना खरीद कर आ रहा है, पैसे उसके पास है, उन्हें इत्तला कैसे थी इस बात की? वो बाजार में डेली बेसिस पे काम करता था, हर एक दुकानदार पे सुनार का नजर रखता था वो। जी। अच्छा, जो शख्स आप बता रहे हैं जिसको आपने देखा भी, पहचान भी लिया, उसके घर गए फिर आप लोग? 4 दिन हम मुसलसल वेट करते, फिर उसके घर तक जाके पहुंचे। घर नहीं था, किसी और अजीज के घर वो छुपा हुआ था जमीनों में, खेतों में। मैं गया, मैंने बोला भाई हमारा बच्चा तो अगवा कर है, हमने आपका बिगाड़ा क्या है? उसने कहा कि मुनीर अहमद जो बच्चे का वालिद है, वो मैं बाजार में काम करता था, मुझे बार बार वो रोकता था, तुम जुआ ना खेलो, तुम आवारागर्दी ना करो। अच्छा। तो उस पे मैं बहुत नाराज था। मैं उसको बोलता था कि मैं तुझे धमकियों का, ऐसे समझाने का मैं आपको एक नतीजा दिखाऊंगा। तो मैं आपके बच्चे को अगवा करके मैं रेणी किनाल के पास कमंद में आपके बच्चे को मैं उसी दिन पहले दिन मार के कत्ल करके फेंक के आया हूँ। अच्छा। तो आप अपने बच्चे की वहाँ से लाश उठाओ। फिर हम वहाँ गए, उसके घर से आके फिर हम उबाड़ की पुलिस को इतला दी, पुलिस हमारे साथ थी। वहाँ गए हम, इधर उधर बहुत ढूंढा तो कुछ फरलांग आगे एक ज़मीनें थी, उसमें हमारे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। किस हाल में थी? हमारे बच्चे की लाश बड़ी बदबूदार, उसको गोली मारी हुई थी। एक सीने पे फैर था, एक यहाँ लोहांदड़ी पे फैर था। हमारे बच्चे की लाश हमसे देखी नहीं गई। यहाँ पे उसके घर में सहरे गाए जा रहे थे। 1 महीने के बाद उसकी शादी थी। हमारा जो बच्चा था वो 5 वक्त नमाजी था, आशिक़े रसूल था। तो उसके मुंह में सिर्फ दरूद शरीफ के और नमाज से परहेजगारी के अलावा और ज़बान नहीं थी। फूलें जैसा बच्चा हमारा उठाया गया, हम पे जुल्म ढाया गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, बातचीत सुनी है इस ख़ानदान की। इनके जो जज्बात हैं, इनके जो आंसू हैं, वही सारी कहानी बयान कर रहे हैं। इसमें किसी अल्फाज की ज़रूरत रहती नहीं है, इनके आंसू ही सारी दास्तान बयान कर रहे हैं। एक नौजवान जो नेक था, परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था, सुन्नत नबवी पर अमल पैरा था, इसकी किसी से क्या दुश्मनी? 19-20 साल का ये नौजवान जिसकी तकरीबन 1 महीने के बाद शादी थी, लेकिन जालिमों ने कुछ ना सोचा, इसकी जान ले ली सिर्फ चंद टकों की खातिर। और वो खुद भी अज़ाब इलाही का शिकार हुए और उनको भी पुलिस ने कत्ल कर दिया, उन्हें मार दिया। लेकिन इससे नौजवान तो ये वापस नहीं आएगा। अलबत्ता हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए ये कोशिश, ये अपील, ये दुआ है कि आइंदा कोई किसी घराने का नौजवान इस तरह, कोई शख्स अगवा ना हो, इस तरह से उसकी जान ना ली जाए और अमन व अमान को बरकरार रखा जाए, कायम रखा जाए और इस तरह के जो जराइम पेशा लोग हैं उनका खात्मा किया जाए। नाज़रीन, आज आपने कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन देखा। जिस कदर बहादुरी से उन्होंने डाकुओं का मुकाबला किया, उन्हें गिरफ्तार किया, वो काबिल तहसीन है। लेकिन वो इसका सेहरा देते हैं SSP घोटकी मसूद अहमद बंगश के सर, और उनके साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं कि क्या क्या अब तक उन्होंने कार्रवाइयाँ की डाकुओं के खिलाफ और क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं। मसूद साहब, पहले तो मुबारकबाद आज के खासतौर पर ऑपरेशन के हवाले से, और जो ओवरऑल भी हम बड़ी तारीफें भी सुन रहे हैं। ये बताइए क्या क्या अब तक कार्रवाइयाँ की, आपका प्लान क्या है जिस पर अभी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अप्रैल में आपने एक चार्ज संभाला, यहाँ पर क्या क्या किया अभी तक?
थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जैसे ही हमने चार्ज लिया था तो जो घोटकी का कच्चा जो पिछले 10 से 15 साल हो गए हैं, पुलिस ने मुतअद्दिद बार रेंजर्स के साथ मिलकर काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन इतनी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ था ये कच्चा। डिफरेंट मेरे SSPs थे, उन्होंने काफ़ी कार्रवाइयाँ की और मौसर भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी घोटकी का कच्चा 100% क्लियर नहीं हुआ। तो जैसे ही चार्ज लिया तो यहाँ पर स्टिल धड़ेल थे और दुश्मनियाँ थी और काफ़ी कबीले थे, कबीले का जो तकरार था आपस में, उस हवाले से फिर हमने टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया। उस टारगेटेड ऑपरेशन के नतीजे में जो तकरीबन 3.5-4 माह चलता रहा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमारी अचीवमेंट है उसमें यह है कि 1600 के लगभग इश्तिहारी गिरफ्तार हुए ज़िला भर में, जिसमें कच्चे का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन थी। अभी भी इसको 100% अभी आप नहीं कह सकते, कितने % इलाका अभी भी आप समझते हैं कि जहाँ पर डाकू छुपे हुए हैं उनके सरकोबी हो सकती है? देखिए, मैं बताता चलूँ कि एक तो 1600 इश्तिहारी और ट्रू पोस्ट जो है ना 3000 से ज़्यादा, तो टोटल हमारे 4500 के लगभग हमारे क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए या पेश हुए। सही। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 23 ऐसे लोग थे जिन पर हेड मनी थी, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, वो भी गिरफ्तार हुए। और इससे बढ़कर हमें पहली दफ़ा हैवी वेपन्स मिले, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स 14.5, रॉकेट लॉन्चर, LMG, ये सारे, और काफ़ी भारी मिकदार में क्लाशनकोफ और उनके कारतूस वगैरह बरामद हुए। मेरा ख्याल में जो मैं समझता हूँ 98% तक एरिया हमारे बिल्कुल दस्तरस में है और बिल्कुल क्लियर है। जो चंद एक पॉकेट्स रहती हैं उसके खिलाफ हमारी एक अपनी एक प्लानिंग है, तो इंशाल्लाह जल्द ही वो भी एक हम कार्रवाई करके उसको भी बिल्कुल क्लियर करवा लेंगे। साहब, मुश्किलात क्या क्या दरपेश रही हैं? देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो तो ये थी कि यहाँ लास्ट टाइम भी ऑपरेशन जब हुआ था तो 3 हेलीज थे कोबरा, और रेंजर्स पुलिस की भारी तादाद थी, जिसमें मेरा ख्याल में 1500-2000 के लगभग ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुई। तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हमने ये कार्रवाइयाँ की। आखिरी सवाल मेरा, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि चूंकि इस इलाके में गुर्बत है, कोई रोज़गार लोगों को होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं, वो जराइम का रास्ता अपना लेते हैं। अभी आप जिन लोगों को पकड़ते हैं, जाहिर है जब उन्हें छोड़ा जाएगा, सज़ा काटेंगे, तो फिर कोई काम धंधा नहीं होगा तो यही काम करेंगे। आप पर्सनली, चूंकि आपकी आवाज़ ऊपर तक भी जा सकती है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म तश्कील दिया गया है कि लोगों को कौमी धारे में लाया जाए, इनको काम धंधा दिलाया जाए, ताकि अपने बच्चों को अपना रोज़गार जो है हलाल रोज़गार दे सकें? जी हाँ, इसमें 2-3 स्टेप्स हमने लिए हैं, और एक नेशनल फ्लो में यहाँ पर हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक अचीवमेंट हो गई। वो ये कि एक तो हमने यहाँ पर अमन मेला करवाया, उनको हमने बताया, लोगों को भी बताया कि अभी इस तरह के ये लोग नहीं है। सेकेंडली, इधर मैंने मेडिकल कैंप्स करवाए। थर्डली, OGDC से कहकर अभी इनको जल्द ही 200 घरों को सोलर किट्स मिल जाएंगी, सोलर सिस्टम घर के लिए। उसके साथ साथ एक मोबाइल एम्बुलेंस का भी OGDC ने कंफर्म कर दिया, वो रेगुलर इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दे देंगे। और इससे ही बढ़कर हमारे एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये किया है कि जो इनका स्कूल है वो जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा विदिन 2 to 3 मंथ्स। मसूद अहमद बंगश साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, SSP घोटकी। हम पुलिस पर तनकीद करते हैं, लेकिन अगर पुलिस अच्छा काम करे तो तारीफ करना भी हमारा फ़र्ज़ है। और मुझे जो इस ऑपरेशन में और अब तक जो गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ है कि काम हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग जराइम पेशा हैं उनको तो पकड़ा जाता है, सज़ा दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो कौमी धारे में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, स्कूल्स में तालीम देने का और बाकिया जो इंतजाम जिनका जिक्र किया मसूद अहमद बंगश साहब ने, वो किए जा रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोग कोई काम करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं, जब उन्हें पूरा अमन माहौल मिलेगा, मौके मिलेंगे, तो वो जुर्म का रास्ता नहीं अपनाएंगे। फायरिंग शुरू हो चुकी है, और ये देखिए डाकुओं की मौजूदगी की यहाँ पर इत्तला है। नाज़रीन, जुर्म का रास्ता अपनाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जो हराम रोज़गार, हराम कमाई वो करते हैं, उससे उनके बच्चों के पेट में भी हराम जाता है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें उन लोगों की, उन शोहदा की जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की,
आवाम के लिए और अमन कायम करने के लिए। ये वो तस्वीर हैं उन जवानों की, पुलिस के जवानों की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की ड्यूटी की खातिर। और इनकी यहाँ तस्वीर इसलिए लगाई गई हैं ताकि इनकी कुर्बानियाँ याद रहें। ये उन बहुत से जवानों में से कुछ लोग हैं जिनकी यहाँ पर तस्वीर लगाई गई हैं, जो शोहदा हैं, जिन्होंने अपनी जानें जो हैं वो अवाम के लिए और अमन के लिए कुर्बान की हैं। तो हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। और आज का ये प्रोग्राम, हम लोग का ये प्रोग्राम इन्हीं जैसे बहुत से शहीदों के नाम है। और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अमन कायम होगा, हमारा मुल्क अमन का गहवारा बनेगा। ज़ीशान मलिक और टीम हम लोग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।